गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। डेली 7 बजे शाम को लेक्चर अपलोड होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आज हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे रिलेटेड हर तरीके का एमसीक्यू, सिंपल, मॉडरेट एंड हार्ड, जहां से एक प्रोबेबिलिटी होगी आपका एमसीक्यू आने की एग्जाम के अंदर, और ऑलरेडी जहां से आ चुके हैं। सब कुछ मैं प्रॉपरली ओरिएंटेड वे में बताऊंगा। आपको एक अच्छा टाइमलाइन मिलेगा प्रिपरेशन करने का, और आपका एक मतलब आपको बुक जाके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ कवर करा दूंगा। शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया was established under which of the following plan। ये चार जो प्लान दिए हुए हैं, इन चारों प्लान में से किस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेब्लिश की गई थी इंडिया की? तो वो की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम स्टेट पीसीएस के अंदर आ चुका है, आगे भी आएगा। एसएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, स्टेट का किसी लेवल का एग्जाम हो, इवन यूपीएससी, यूपीएससी में भी मल्टीपल टाइम आ चुका है। वहीं से पीसीएस वाला ने उठाया और वहीं से डिफरेंट एग्जाम्स उठाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया जो स्टेब्लिश की गई थी पहली बार 1946 में, वो कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे ही फॉर्म की गई थी। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ दो चार फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो वही 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी जिस साल कैबिनेट मिशन आया था उसी साल फॉर्म हो गई थी, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार उसकी मीटिंग हुई थी। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। उसके ओरिजिनल मेंबरशिप कितनी थी उस टाइम पे? 389 मेंबर्स थे। बाद में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, मतलब पार्टीशन के बाद, 299 थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है, बिफोर पार्टीशन कितनी स्ट्रेंथ थी? 389। आफ्टर पार्टीशन कितनी स्ट्रेंथ रहेगी? 299। पहली बार कब मीटिंग हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और किसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट। पहली बार जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, किसने रखा गया था, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये आइडिया प्रपोज किया गया था श्री एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने काफी टाइम पढ़ा होगा, फिर भी एक मतलब रिवीजन तरीके से लीजिए इस क्वेश्चन को। एम एन रॉय के द्वारा प्रपोज किया गया था। कब? 1934 में। ईयर बेसिस पे पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहली बार एम एन रॉय के द्वारा कब हुआ, कांग्रेस ने किस कब इसको एक्सेप्ट किया, जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रपोज किया, ब्रिटिशर्स ने पहला क्या प्रपोज किया। ये मतलब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। तो पहली बार एम एन रॉय के द्वारा प्रपोज किया गया था, पहला पर्सन थे 1934 में। ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाने का सामने रखा गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया इस डिमांड को 1935 के अंदर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप के अंदर। ठीक है, और फाइनली जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे इंपोर्टेंट। पहला तो 1934 में मनरो के द्वारा प्रपोज किया गया था, और आईएनसी ने इसको 1935 में एक्सेप्ट किया था एज ए डिमांड ऑफिशियली। ठीक है, नेक्स्ट, किसने डिक्लेयर किया था 38 में? ठीक है, 34 में उसे प्रपोज किया, आईएनसी ने 1935 में एक्सेप्ट किया। 38 में किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वुड बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनेगा। 1938 में किसने बोला? ये बोला गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब 1938 में जो क्या बोलते हैं, जो ये मीटिंग हुई थी आईएनसी की, ये कहाँ पे हुई थी? देखो, ये मैं टेबल फॉर्मेट में बनाया हूँ अभी, जितने भी एमसीक्यू अभी मैं कवर किया हूँ। एम एन रॉय के द्वारा 1934 में बोला गया था, पहली बार आइडिया प्रपोज किया गया था। 35 में आईएनसी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था। इसके 3 साल बाद हरिपुरा सेशन, जहां पे नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, और 1946 में के द्वारा ही, नेहरू जी के द्वारा ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। In which proposal did British government first recognize the right of Indian to frame their own constitution? अब एक और नया इवेंट आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब रिकॉग्नाइज किया गया था कि राइट्स टू इंडियन टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्होंने मान लिया था कि इंडियन के पास राइट होना चाहिए कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का। ठीक है,
लाइन टू लाइन पढ़ना अच्छे से, ऐसा कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद से ऑफर दिया? ये दिया था अगस्त ऑफर 1940 के अंदर, ठीक है। और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो कैबिनेट बेसिस के अकॉर्डिंग बनी थी। तो इन्होंने पहली बार ऑफर दिया था, किस बेसिस पे? क्योंकि उधर सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इनको सपोर्ट चाहिए था। तो लॉर्ड लेनिथलॉ ने अनाउंस किया था, जो वायसराय थे उस टाइम के, 8 ऑफ अगस्त 1940, इसको अगस्त ऑफर के नाम से इसलिए जाना था, अगस्त मंथ में लॉन्च किया गया था। इन्होंने कुछ फीचर्स दिए थे कि वायसराय एग्जिट काउंसिल का एक्सपेंशन किया जाएगा, मोर इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर के एंड होने पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी फ्रेम की जाएगी, ठीक है। बनाई नहीं थी, बस बताया था कि आप अपना फ्रेम करने के लिए बना सकते हो, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था फर्स्ट टाइम कि प्रिंसिपल द इंडियन वुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहली बार किया गया था कि इंडिया खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ तीसरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस अगस्त ऑफर के अंदर, माइनॉरिटीज के रिलेटेड कि नो ट्रांसफर ऑफ पावर वुड अकर विदाउट देयर कंसेंट। मतलब इससे क्या होगा कि माइनॉरिटीज के पास एक वेटो पावर आ गई, जिससे मुस्लिम लीग अपीज हुई थी इसमें, मतलब उनको काफी खुशी हुई थी। समझ रहे हो? ये हो गए, ये 4 पॉइंट थे इससे रिलेटेड। अगस्त ओवर में पहली बार ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज किया था कि इंडियन के पास भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक वो होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज किया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? अभी इस क्वेश्चन को गलत करने के लाखों तरीके हैं, ठीक है। अभी पहला ही ऑप्शन इसलिए देते थे, देखो ऑप्शन ए में बी आर अम्बेडकर जी लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि वही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो लोग सोचेंगे इन्होंने किया होगा पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर। इन्होंने नहीं किया था, पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था बी एन रॉय के द्वारा, जो कि लीगल एडवाइजर थे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद उन्होंने ये उनसे इंटरप्रेट करने के बाद ये पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था 1947 के अंदर, ठीक है, अक्टूबर 1947 के अंदर, ठीक है। बाद में इसको ड्राफ्ट को डिस्कशन हुआ, एग्जामिनिंग हुई, रिवाइज किया गया, फाइनलाइज किया गया ड्राफ्ट कम्युनिटी के हेड बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बट जो फर्स्ट दिया गया था ड्राफ्ट, वो अक्टूबर 1947 में बी एन राव के द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तभी आंसर करना है एग्जाम में, ये क्वेश्चन गलत होने के 100% चांस है, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो। फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को, जिसको एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में एज एन फाइनल स्टेटमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेडेड बाय, मतलब जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी जिसको बी आर अम्बेडकर जी हेड करते थे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसकी टोटल मेंबरशिप कितनी थी, उसमें टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे? टोटल मेंबर थे 7। नाम मैं आपको बता देता हूं, ताकि क्वेश्चन ऐसे आएगी इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का मेंबर नहीं था, तो भी आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी अपॉइंट की गई थी 29 अगस्त 1947 को, ड्राफ्ट कमीशन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अक्टूबर 1947 में पहला इसका वो आया था, ड्राफ्ट आया था, जो कि बी एन राव द्वारा प्रिपेयर किया गया था। चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, मेंबर की लिस्ट में दे देता हूँ। बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन, फिर उसके बाद एन जी अयंगर, अलादी कृष्ण साहब अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान, ठीक है। अभी ये 2 मेंबर है ना, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, आप यहाँ पे देख भी लोगे, चलो कोई नहीं। बी एल मित्तर बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया था, और डीपी खेतान को भी रिप्लेस कर दिया गया था रीजन के साथ। और किसको किससे रिप्लेस किया था, इसका मैं एमसीक्यू 2 बाद में डाला हुआ हूं, आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये 7 मेंबर इसके थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंडिया इलेक्ट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके मेंबर को कैसे इलेक्ट किया गया था, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था पीपल के एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसा तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे। नॉमिनेट किया गया था गवर्नर जनरल के साथ, नहीं नहीं नहीं। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, ये एक तरीका था लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करने का, ठीक है। इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, मतलब लोगों ने नहीं किया, लोगों के द्वारा जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी उनके द्वारा इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर, ठीक है, प्रोविंस के। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, तो मतलब प्रोविंस से प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट से प्रिंस नॉमिनेट करके दे रहा था, और जो बचे हुए 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वहां से नॉमिनेशन आए थे, ठीक है। 389 के अंदर दिखा देता हूँ, ब्रेकअप दिखा देता हूँ, ठीक है। पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड वर्ड आता है एग्जाम में लिखा हुआ, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो खुद ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे इलेक्ट हुई थी वो इलेक्ट कर रही थी, ठीक है। और नॉमिनेशन आ ही रहे थे। ब्रेकअप में देख लेते हैं थोड़ा, पार्टीशन से पहले 389 का जो था,
292 तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से, जो ये कैसे आ रहे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी 1935 के अकॉर्डिंग इलेक्ट हुए थे। 93 नॉमिनेशन आ रहे थे प्रिंसली स्टेट से, तभी इसको पार्टी इलेक्टेड पार्टी नॉमिनेटेड बोल रहे थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आ रहे थे, ठीक है। और 1947 के बाद इसकी स्ट्रेंथ हो गई थी 299 घट के। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। Who among the following was not a member of Constitutional Assembly? इन चार में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था? देखो सीधी सीधी बात है, महात्मा गांधी जी नहीं थे। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से मतलब वो ले लिया था कि अब मैं पॉलिटिक्स में कोई भी मेरा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, मैं आई विल वर्क फॉर द कंट्री नॉट फॉर एनी पार्टी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी वो मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे, बाकी तीनों थे ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसने प्रपोज किया था एक रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर कि इंडिया का जो फ्लैग होगा ना, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होगा, जिसमें सैफरन होगा, डीप सैफरन, व्हाइट होगा, डार्क ग्रीन प्रपोर्शंस होंगे, मतलब 3 पार्ट में बांटा जाएगा, डीप सैफरन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन, और साथ ही साथ उसमें बीच में एक नेवी ब्लू चक्र होगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर किसने प्रपोज किया था रेजोल्यूशन? ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन में लोग इसको हमेशा राजेंद्र प्रसाद के नाम से मार्क करके आते हैं, और टीचर्स भी कई सारे ये पढ़ाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रपोज किया गया था, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये डिजाइन जो बेस्ड था पिंगाली वेनक्या के अर्लियर फ्लैग के बेस पे था, ठीक है, मतलब उसका एक मॉडिफाइड वर्जन था, ठीक है। और ये एक्सेप्ट किया गया था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेजोल्यूशन को 22 जुलाई 1947 के अंदर इस फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन होता है, 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और किस पे बेस्ड था? पिंगाली वेनक्या के अर्लियर फ्लैग पे बेस्ड पे था, ठीक है। जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं वहां समझ लो क्वेश्चन आया हुआ आएगा, वो हुई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अडॉप्टेड अकर्ड ऑन 24 जून 19 जनवरी 1915 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 24 जनवरी 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इनमें से कौन कौन से इवेंट हुए थे, ठीक है। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था, सही बात है। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था, सही बात है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था, ये भी सही बात है। तो ये तीनों इवेंट हुए थे 1950 24 जनवरी के अंदर, ठीक है। तीनों इवेंट हुए थे उस दिन। नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 सेकेंड। तो नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं जन गण मन, ठीक है, और नेशनल सॉन्ग मातरम, इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। अब देखते हैं जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी पता होना चाहिए। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट ऐड कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविल सर्वेंट्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को असिस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से सिविल सर्वेंट थे वो? तो देखो, एक तो लीगल एडवाइजर थे BN राव जी, और एक थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के SN मुखर्जी। तो ये 2 सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने असिस्ट किया था। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। BN राव जी, जिनको बोलते हैं बेनेगल नरसिंह राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है BN राव जी क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव, ठीक है। पहला इन्हीं के द्वारा प्रपोजल दिया, मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, ऑलरेडी मैं इसका MCQ कवर कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट SN मुखर्जी से रिलेटेड, SN मुखर्जी कहते हैं ड्राफ्ट्समैन थे। ड्राफ्ट्समैन क्या काम करेगा? असिस्ट करेगा लीगल लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, एडिटिंग कैसे की जाएगी, फाइनलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट का, ठीक है, ये इनका रोल था। तो ये दोनों सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने असिस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग। हाउ मेनी सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया वर हेल्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करने में कितने नंबर ऑफ सेशंस हुए थे टोटल फाइनल तक? 11 सेशन हुए थे। देख लेते हैं पहला सेशन कब हुआ था, लास्ट सेशन कब हुआ था। टोटल टाइम लगा था 11 सेशन को कवर करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें 165 सिटिंग हुई थी, जिसमें से 114 सिटिंग को डिवोट किया गया था डिस्कशन को लेके, ठीक है।
165 टोटल सीटिंग थी, 114 पर डिवोट किया गया था डिस्कशन को लेके। पहला सेशन 9 दिसंबर को शुरू हुआ था 1946 में, और फाइनल जो सेशन था 24 जनवरी 1950 को खत्म हुआ था। ठीक है, तो टोटल 11 सेशन थे इन टाइम पीरियड के अंदर। हाउ मेनी पार्ट्स डज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन? अभी कितने पार्ट्स हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट अडॉप्ट किया गया था उस टाइम 22 पार्ट थे, आज 25 हैं। ठीक है, 25 कैसे हैं? एक डिलीट किया गया है, 4 नए ऐड किए गए हैं। इससे अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा डिलीट किया गया है, कौन सा ऐड किया गया है। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डिलीटेड एंड हाउ मेनी एडेड सिंस 1950? जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है तब से कितने डिलीट किए गए हैं और कितने ऐड किए गए हैं? एक डिलीट किया गया है, 4 ऐड किया गया। तो 22 थे उस टाइम पे, 22 में से एक गया तो 21, 21 में एक जोड़ा तो 4, मतलब अल्टीमेटली 3 ऐड हो गए, 25 हो गया आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। एक कौन सा डिलीट किया गया था? एक किया गया था जब सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन जिसको एक्ट बोलते थे, जिसमें पार्ट बी में जो स्टेट से सबको अबॉलिश कर दिया गया था, तो इसके अंदर जो पार्ट 7 था उसको हटा दिया गया था। तो कौन सा पार्ट आज तक रिमूव किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो उसका आंसर होगा पार्ट 7। याद रखना, पार्ट 7 कैसे याद रख सकते हैं आप? क्योंकि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वो हटाया गया था, तो पार्ट भी 7 ही है। और उसमें क्या किया गया था? स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था उससे पार्ट बी के स्टेट को रिमूव कर दिया गया था। तो पार्ट 7 एज पर द सेवंथ अमेंडमेंट 1956। ठीक है, याद करने का इजी तरीका। ऐड कौन कौन से किए गए हैं? सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट आया था। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे बचा था, सबसे पहले कौन सा अमेंडमेंट, मतलब कौन सा पार्ट ऐड किया गया था? डिलीट कौन सा किया गया था? वो आपको पता होगा, 56 में कर दिया गया था सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले कौन सा पार्ट ऐड किया गया था? चारों पार्ट दे देगा कि ये पार्ट ऐड है। आप अब याद करके जाओगे कि भाई ये कौन कौन से पार्ट ऐड किए गए। आपको पूछ लेगा कौन सा वाला पार्ट सबसे पहले ऐड किया गया था। तो ऐड किया गया था फोर्थ ए, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, 1976 के अंदर। उसके बाद ये पंचायत से रिलेटेड आया था 92 के अंदर, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, पार्ट 9। फिर उसका 74, मतलब पहले 73rd आएगा फिर 74 आएगा, दोनों 92 के अंदर आए थे, पर पहले 73rd। पार्ट 9 ए म्यूनसिपैलिटीज बाद में आया 92 के अंदर, और 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 के अंदर 97th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। अब वो क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बोला था 7 मेंबर है ड्राफ्ट कमेटी के, उनमें से कौन से मेंबर ने किसको रिप्लेस किया था? फर्स्ट सेकंड। बीएल मित्तर जी, बीएल मित्तर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से किसने रिप्लेस किया? ठीक है, इन मेंबर को किसने रिप्लेस किया? इनको किया गया एन माधव राव के द्वारा। माधव ने मित्तर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एम फॉर माधव, एम फॉर मित्तर। एन माधव राव ने मित्तर को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि माधव राव जी ने रिजाइन कर दिया ड्राफ्टिंग कमेटी से। क्यों? रीजन क्या था? उनकी हेल्थ खराब थी भाई। ऐसा कोई मतलब पर्सनल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, बस हेल्थ खराब थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मित्तर की जगह माधव आ गए। ठीक है, और वो पहले क्या थे? सेक्रेटरी थे। ठीक है, इतना डिटेल में जाएगी नहीं कि माधव पहले क्या थे, बस क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मित्तर को रिलीज किया किसने? बीएल मित्तर को किसने किया? माधव जी ने, ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ अर्लियर, ड्यू टू इल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कितना एक्सपेंडिचर हुआ था फ्रेम करने कॉन्स्टिट्यूशन को? 64 लाख रुपए लगे थे भाई, 0.64। अगर करोड़ में आ जाएगा जैसे 1 करोड़, 0.64 करोड़, तो भी आपको याद रखना है कि करोड़ को लाख में कैसे कन्वर्ट करते, तो 64 लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डीपी खेतन, इनको किसने रिप्लेस किया? ठीक है, डीपी खेतन को रिप्लेस किया था टीटी कृष्णाचारी के द्वारा। अब इसमें भी खेतन था, इसमें कृष्णाचारी तक, के फॉर के, सिंपल याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। इसमें खेतन जी की डेथ ही हो गई थी, उनकी इल हेल्थ थी, इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए कृष्णाचारी आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे किस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर? मतलब सरदार वल्लभ पटेल ने किस कमेटी का चेयर किया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। तो इन्होंने चेयर किया था यूनियन पावर कमेटी? नहीं, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कमेटी, यस, इसके चेयरमैन थे। अब ये और ऑप्शन देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसके भी ये चेयरमैन थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर सब कमेटीज थी जिसके अलग अलग और चेयरमैन थे, बट इसके भी एक चेयर था, तो ऑप्शन दोनों इसके सही होंगे। ठीक है, बी और डी। नेक्स्ट आ जाते, देखो एक मैं टेबल भी बना दिया हूँ, जैसे कि ऑप्शन थे सारे। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल, एडवाइजरी फंडामेंटल माइनॉरिटी सरदार पटेल। ठीक है, उसके अंदर फिर फर्दर सब कमेटी, तो उसको एमसीक्यू बाद में मैं ऐड किया। ठीक है,
हाउ मेनी वोमेन, कितनी औरतें हिस्सा थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। ये थी टोटल 15 नंबर ऑफ वोमेन। 15, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आप देखो नाम भी आ सकते हैं, 15 के 15 नाम आपको एक बार देखने पड़ेंगे, और एग्जाम से पहले भी देख के जाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं होता नामों को रिटेन करना। कुछ नाम जो ट्रेंडिंग में नहीं, वो आपको पता होगा, जैसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। बाकी कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा। उससे रिलेटेड भी मैं थोड़ा पॉइंट्स बाद में ऐड किया हूँ इंपॉर्टेंट, कि दलित कम्युनिटी से कौन था, मुस्लिम कम्युनिटी से कौन था, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनने की चांस है, वो भी मैं ऐड किया हूँ, ठीक है। 15 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर वुमेन कैटेगरी, वुमेन से, ठीक है। देख लेते हैं। 318 ने ये ऑलरेडी बता चुका कितनी मेंबरशिप थी। मेंबर, लेडी मेंबर जो वुमेन थी वो देख लेते हैं। हंसा मेहता थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, राजकुमारी अमृत थी, कौर थी, बेगम अजाज रसूल, दक्षानी विलायतुन, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, रेणुका रे, अम्मा स्वामीनाथन, एन मासेकरन, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, कमला चौधरी, मालती चौधरी। देखो, अब इसको पढ़ के लगे ना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, एक बार आप देख लोगे तो। वो कुछ ऐसा एक अजीब सा नाम देगा, जो आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये तो नहीं थी, क्योंकि ये कहीं पे हिस्सा नहीं थी। वो भी फेमस एक पर्सनालिटी होगी, जो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बनने के चांस ऐसे होंगे। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओनली मुस्लिम वुमन कौन थी? बेगम अजीज रसूल, ठीक है। बेगम अजीज रसूल। दलित और यंगेस्ट वुमन कौन थी? दक्षयानी वेलायुद्दीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इनको चार को नोट डाउन कर लेना। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी, इन सब लेडीज में से हंसा मेहता। हेल्थ पोर्टफोलियो दिया गया था पहला कैबिनेट जब बना था, राजकुमारी अमृत कौर को, ठीक है। ये भी मेंबर थी, समझ गए। ये चार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये तो आया हुआ है क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर से रिलेटेड, ठीक है। और ये मुस्लिम मूवमेंट से भी रिलेटेड आया हुआ है, बेगम अजीज रसूल। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू किसके चेयरमैन नहीं थे? ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन डी देखते ही समझ आ जाएगा, ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन नहीं थे, मतलब तीनों के चेयरमैन थे, याद कर लेनी है। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, और स्टेट कमेटी जिनको प्रिंसली स्टेट के लिए बनाया गया था उसके भी ये चेयरमैन थे। तीनों के चेयरमैन थे, चौथी के नहीं थे, जिसके बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? मतलब प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था? प्रियम्बल कहाँ से आ गया? हमने तो सुना था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में मॉडिफाइड फॉर्म में प्रियम्बल बना था। तो उसी से रिलेट करके पता लगा सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। और एक्सेप्ट कब, मतलब 13 दिसंबर को मूव किया गया था, और उसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 22 जनवरी 1947 के अंदर, ठीक है। ये डेट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। किसने चेयर किया था पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को? मतलब पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो किसने चेयर किया था उस दिन? अब क्वेश्चन कई बार बच्चे लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए पे ही दे दिया। नहीं जी, उस दिन नहीं हुआ था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उसके 2 दिन बाद चूज होके आए थे एज एन प्रेसिडेंट। उससे पहले सीनियोरिटी बेस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा चेयर किया गया था पहला सेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 11 दिसंबर को ये चूज होके आए थे राजेंद्र प्रसाद, इलेक्ट होके, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। वो टेम्पररी थे, और राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट। एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 1 के अंदर मेंशन है, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर से जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की टेंडेंसी है, ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल? किससे ड्राइव्ड है? देखो, जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जैसे कि आपने सुना होगा, कनाडा से ड्राइव्ड है। कनाडा से लिया हुआ है ये, मतलब ये वहां से इंस्पायर्ड है। बट जो कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, वो बना हुआ है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन में कनाडा ना होके बस ये लिखा होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पैक्ट, समझ गए? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पैक्ट। ब्रिटिशर्स जो नॉर्थ अमेरिका में मतलब यूएसए के ऊपर जो कनाडा वाला पार्ट, थोड़ा वो आइलैंड वाइलैंड है, छोटे छोटे ऊपर की तरफ, ग्रीनलैंड के लेफ्ट में थोड़ा नीचे, तो उस वाले जोन को मतलब फ्री करने के लिए एक ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पैक्ट हुआ था, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उसी से इंस्पायर्ड है एक्सप्रेस यूनियन ऑफ स्टेट, एक तरीके से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कनाडा नहीं देगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट देगा, क्योंकि कनाडा से ही हमारा फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर यूनियन ऑफ स्टेट इंस्पायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
पहला नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन मतलब प्रेसिडेंट, वो तो बन गए थे भैया इलेक्शन के थ्रू। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अब इलेक्शन के थ्रू डिप्टी चेयरमैन भी बने थे और नॉमिनेटेड भी थे एक बंदे। ठीक है। जो एच सी मुखर्जी है ना, ये इलेक्शन के थ्रू बने थे, बट ये पूछ रहा है नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन। अब यहाँ पे फ्रैंक एंथनी थे ना, जो फ्रैंक एंथनी, ये पहले नॉमिनेटेड मेंबर थे डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट के लिए। देखो, राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए थे, एच सी मुखर्जी इलेक्ट हुए थे, वो प्रेसिडेंट के लिए मतलब चेयरमैन, और ये डिप्टी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट मान लो। ठीक है, कैसे भी लिख सकता है, एक ऊपर एक नीचे। इसके बाद दो डिप्टी चेयरमैन आए थे जो कि नॉमिनेटेड थे। उसमें से पहले थे फ्रैंक एंथनी, जो नॉमिनेटेड थे, पहले थे ये। उसके बाद वीटी कृष्णाचारी थे ना, ये भी नॉमिनेट होके आए थे। तो पहले नॉमिनेटेड कौन थे? फ्रैंक एंथनी। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड वर्ड को देख के ही आंसर करना है क्वेश्चन का आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, एस सी मुखर्जी इलेक्ट होके आए थे, वीटी कृष्णाचारी लेटर नॉमिनेट होके आए थे। ठीक है, तो सेकंड हो जाते हैं लिस्ट में नॉमिनेशन की। और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो फ्रैंक एंथनी थे ना, वो एंग्लो इंडियन को कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वीटी कृष्णाचारी रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेट करके आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो नॉमिनेट कर रहा है, जो या तो माइनॉरिटी होगी या फिर प्रिंसली स्टेट होगा, तो उस बेसिस पे प्रिंसली स्टेट की तरफ से नॉमिनेट होकर आए थे वीटी कृष्णाचारी, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से फ्रैंक एंथनी, और ये एच सी मुखर्जी इलेक्ट होके आए थे, मतलब ये प्रोविंस से आए थे। समझ के बात को आप? चलिए, और राजेंद्र प्रसाद भी इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के, तो ये भी प्रोविंस से सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी सब कमेटी थी? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, इस कमेटी के अंदर, इस कमेटी को कौन चेयर करता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर टोटल कितनी सब कमेटी थी? टोटल सब कमेटी थी 5। अब देख लेते हैं, एक बाद में 1947 के बाद अबॉलिश हो गई थी। ठीक है, देख लेते हैं। ये रही लिस्ट हमारी। ठीक है, प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाई हुई है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो डायरेक्टली ले जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डाउनलोड करें, खुद से सारी सीरीज को अटेम्प्ट करें, आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा तैयारी कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो रिवाइज हो जाएगा आपका, और आप प्रिपेयर हो जाओगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सब कमेटीज देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थी, वो थी जेबी कृपलानी के अंदर। ठीक है, माइनॉरिटीज वाली सब कमेटी थी एच सी मुखर्जी के अंदर। एच सी मुखर्जी ऑलरेडी बताया था मैं आपको क्या थे, इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड सब कमेटी, ये थी गोपीनाथ बरदौलई के अंदर। ठीक है, गोपीनाथ बरदौलई। इसी के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बलूचिस्तान वाली सब कमेटी, ये भी गोपीनाथ बरदौली के अंदर थी, पर बाद में ये अबॉलिश कर दी गई थी, पांचवी वाली। ठीक है, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमेटी, ये थी एवी ठक्कर के अंदर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये बरदौली के अंदर, और जो एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमेटी एवी ठक्कर के अंदर। ठीक है, और जेबी कृपलानी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एच सी मुखर्जी। सिंपल है, अच्छे से देखोगे, दिमाग लड़ाओगे, ट्रिक बनाओगे तो याद हो जाएगा। किसने डिस्क्राइब किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए क्वाजी फेडरल इन नेचर? ऐसा किसने बोला था भाई साहब? ऐसा बोला था केसी वेरेन ने। ठीक है, सिंपल है, बस नाम याद रखना किसने बोला था, खत्म कहानी। क्यों बोला था पता ही होगा, मिक्सचर है, थोड़ा फेडरल भी है, थोड़ा यूनियन की तरफ भी जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट किसने दी थी ये, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब जो आईएनसी है वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, और कांग्रेस ही इंडिया है। इन अदर वर्ड कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाज वन पार्टी बॉडी है, स्पेशली स्पेशली कांग्रेस। ठीक है, ऐसा किसने बोला? मतलब आईएनसी ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और कांग्रेस ही इंडिया है अल्टीमेटली। तो ऐसा बोला गया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, याद रखना भाई अच्छे से। पहला स्टेटमेंट क्वासी फेडरल केसी वेरे के द्वारा, और ऐसा कि आईएनसी ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और वही इंडिया है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आईएनसी हुआ था प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का जब इंडिया आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो उस टाइम थे जेबी कृपलानी जी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था। तो आप इसका
आंसर है जेबी कृपलानी। ठीक है, उस टाइम पे जेबी कृपलानी जी ही प्रेसिडेंट थे। बाद में जेबी कृपलानी के बारे में कुछ और अच्छी चीजें बता देता हूँ मैं आपको। आईएनसी के प्रेसिडेंट थे ये उस टेन्योर में 1946 से 47 के अंदर। मेरठ सेशन भी प्रिसाइड किया था इन्होंने। बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गई थी ना, तो इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया कांग्रेस से, और किसान मजदूर प्रजा पार्टी फाउंड की थी 1951 में। ठीक है, तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी किसने फाउंडर कौन थे उसके? जेबी कृपलानी जी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, आजादी देश की हुई थी जब कौन था प्रेसिडेंट? जेबी कृपलानी। किसने सजेस्ट किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसबैंड कर दो इंडिपेंडेंस के बाद? गांधी जी ने बोला था। ये क्यों उन्होंने ऐसा बोला था कि इसने अपना जो पर्पस था वो सर्व कर दिया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसको लोक सेवक संघ में, मतलब पीपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बना देना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा बोला गया था ये। ऐसा उसने कब लिखा था? अपनी लास्ट विल, टेस्टामेंट और 27 जनवरी 1940, मतलब 3 दिन पहले जब उनको देहांत होने वाला था उससे पहले असेसिनेशन होने वाला था, ये लिखा था उन्होंने। ठीक है, पब्लिश किया गया था बाद में हरिजन में 2 फरवरी 1948 के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं। Who among the following member of Constituent Assembly suggested that introduction of adult franchise in India should be deferred? मतलब जो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बीच में इलेक्शन होंगे ना, उसको 15 साल के लिए डेफर कर दो, क्योंकि अभी हम रेडी नहीं है, वहां की जनता रेडी नहीं है अभी एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए। मतलब सबको वोटिंग राइट मिल जाए, मतलब एक पर्टिकुलर एज कंसिडर करेंगे, उसके बाद वाले जितने भी लोग हैं उस एज के अकॉर्डिंग सबको वोटिंग राइट होंगे। ऐसा किसने बोला था? ये बोला था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बाद, कि 15 साल के लिए डेफर कर दो एडल्ट फ्रेंचाइजी को। ठीक है, बाकी सबने इसको अपोज किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको फ्रेम भी इन्होंने किया था, अडॉप्ट भी इन्होंने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। सीधी बात, सिंपल। बाकी टाइमलाइन में आपको बता ही दिया हूँ ऑलरेडी एमसीक्यूज के थ्रू। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? बी आर अम्बेडकर की जो बोला जाता है। एक और नया पॉइंट ऐड हो गया। देखो ये अगला क्वेश्चन ही आ गया, पहले आंसर बता दिया, चलो कोई नहीं, बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर असेंबली के बी एन राव जी थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कितने साल, मतलब कितना लंबा पीरियड था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, डेलिब्रेट किया था, जो दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 9 दिसंबर से शुरू हुआ था 1946 में, 24 जनवरी 1950 को लास्ट था। ठीक है, 165 डे में से एक्चुअली 114 डे में डिस्कशन हुआ था। स्टेट एम्बलम, अब स्टेट एम्बलम पता होना चाहिए क्या है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्मली कब एक्सेप्ट किया गया था? ठीक है, स्टेट एम्बलम को कब एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? ये किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, कुछ इवेंट 24 जनवरी के हुए थे, याद हो तो। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ ऑलरेडी, रिकॉल किया करो चीजों को। 26 जनवरी 1950 को स्टेट एम्बलम को अडॉप्ट किया गया था। अब फ्लैग कब किया था? 1947 में, 22 जुलाई को। रिकॉल करो, रिकॉल करो, चीजों को रिकॉल करोगे तभी कन्वर्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। अदरवाइज तो बस पढ़ के सुन के किसी का लेक्चर सुन के चले गए, हवा में नहीं होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब स्टेट एम्बलम क्या है? वही 4 शेर, एक दिखाई नहीं देता, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जिसका मोटो, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और ये स्टेट जो लाइन कैपिटल से लिया गया है अशोक के सारनाथ से अडॉप्ट जो किया गया है। ठीक है, 3 4 पॉइंट और नोट डाउन कर लें ये। एक स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ये किसने दिया था और किससे रिलेटेड था, ये किस टाइम पे दिया गया था? ठीक है, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने वाला था, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कुछ डिस्कशन चल रहा था कि मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ रिलेशन को लेके। तो तब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था कि उसकी मेंबरशिप लेना और उस एग्रीमेंट को मतलब ओके करना, ये एक फ्री विल है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे हमारी सोवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था, टू ज्वाइन क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मई 1950 के अंदर।
सॉरी 49 का था, सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक, क्योंकि अभी तो कॉन्स्ट में वो आया ही नहीं अपना, कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट और अडॉप्ट किया ही नहीं गया ना। मई 1949 के अंदर बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। स्लिप हो गया था थोड़ा। नेक्स्ट, चलो खत्म ही हो गया अब तो ये मतलब काफी सारे एमसीक्यूज थे जो प्रोबेबल हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। हर एस्पेक्ट से निकाले मैंने क्वेश्चन फ्रॉम द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, या तो कोई कमेटी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में क्या क्या लगा था, ठीक है। हर टाइमलाइन से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके आया आपके सामने, इसी तरीके से लाता रहूँगा। जीएस को कंप्लीटली कवर करेंगे आने वाले ईयर के हर एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से, जैसे-जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भी पूछा जाएगा। तो डेली 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, डेली बेसिस पे जॉइन करें। न्यू कमर्स हों या फिर स्कूल गोइंग हों, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वर्किंग हो, सबके लिए ये अच्छा रिसोर्स रहेगा। अच्छे से डेली बेसिस पे 7 बजे का टाइम रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरीके के और वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू ऑल।